गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो, पहला हम चैप्टर गवर्नमेंट बजट कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमने इसका मतलब समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि कितनी इंटरनेशनल करेंसी जो हमारी करेंसी से क्या हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है, या कितना डॉलर कितना पाउंड हमारे देश के पास पड़ा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ये जो हमारा पैसा होता है, ये सारा फॉरेन एक्सचेंज, ये किसके पास पड़ा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास। तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो हमारे देश के पास जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व पड़ा है वो सारा किसके पास पड़ा है? आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मतलब क्या क्या हो गया? डॉलर्स हो गए, ठीक है, पाउंड हो गए, ठीक है ना, कुछ भी कुवैती दिनार हो गए, ठीक है ना, कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, किसी भी तरीके की इंटरनेशनल करेंसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज। और इसके अंदर दूसरी चीज जो आती है हमारे पास, वो आती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो इस चैप्टर का नाम भी है, जो हमने करना भी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस रेट के ऊपर हम अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे एक डॉलर की वैल्यू कितनी है? मान लो 60 है, ठीक है, या एक पाउंड की वैल्यू कितनी है? 80 रुपीज है। तो मतलब बाहरली कंट्री का एक डॉलर हमारे 60 रुपीज के इक्वल है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा डॉलर का? 60 रुपीज। 1 पाउंड कितने रुपए का है? 80 रुपए का है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट 1 पाउंड का कितना होगा? ₹80 होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये तो था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि कैसे हम अपनी देश की करेंसी को किसी दूसरे देश की करेंसी से क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, $1 इज इक्वल टू 60, 1 पाउंड इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है ना। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैयर करने के जो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैयर करने के हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैयर करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सबसे पहले हमने समझना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या चीज आती है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब है जब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो क्या होती है? फ्रीली होती है, यानी कि विदाउट एनी गवर्नमेंट कंट्रोल के फ्रीली जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, की उसकी कितनी डिमांड है उस हिसाब से हम उसकी क्या कन्वर्ट कर देते हैं? सप्लाई बना देते हैं। कि अगर देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, मान लो कि अगर $1 है, उसकी वैल्यू है 50 रुपीज है। अब उसकी सप्लाई पीछे से नहीं हो रही है, बट हमारे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? $1 जो होगा वो हमें महंगा मिलेगा, धीरे धीरे वो महंगा होता जाएगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसका डिमांड तो बढ़ रही है बट पीछे से क्या नहीं बढ़ रही है? सप्लाई नहीं बढ़ रही है। तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट फोर्सेस होंगी, डिमांड एंड सप्लाई, इसके बोलते हैं मार्केट फोर्सेस,
जो मार्केट फोर्सेस होंगी ये ऑटोमेटिकली उसका रेट अपने आप से क्या कर लेंगी, एडजस्ट कर लेंगी अकॉर्डिंग टू एंड डिमांड एंड सप्लाई। जैसे हमारे कंट्री के अंदर डॉलर का रेट है वो कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो वो क्या है, वो फ्री मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड सप्लाई की कितनी डॉलर की, जितनी डॉलर की डिमांड होती है, ठीक है ना, उस हिसाब से उसका डिमांड ऊपर बढ़ता रहता है या कम होता रहता है। तो हमें इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसके अंदर जो डॉलर का रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्योरली मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट एक्सचेंज, दैट करेंसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं होता। चलो अब देखते हैं कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके अंदर हमारे पास क्या आता है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, इसके अंदर हम मानेंगे अदर थिंग, जो बाकी सारी चीजें हैं वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट, यानी कि सप्लाई फ्लो वगैरह सब कुछ क्या रहेगी इसके अंदर, कांस्टेंट रहेगी। हमने सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और उसका एक्सचेंज रेट, उसका रिलेशन दिखाना है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट का क्या रिलेशन है, उसका रिलेशन दिखाना है हमने। तो देखो इस चीज को हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं कि मान लो ये है रेट, ये है उसकी डिमांड। तो रेट था नॉर्मली $1 का, कितना था रेट, 50 था, और उसकी डिमांड कितनी थी, मान लो 20 थी। अब अगर इसका प्राइस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, या एक्सचेंज रेट जो था वो डॉलर का, $1 का कितना हो गया, 70 हो गया, बढ़ गया, तो क्या हमारी डिमांड बढ़ेगी कम होगी, इट्स ऑब्वियस कि हमारी डिमांड क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम ज्यादा डॉलर डिमांड नहीं करेंगे, बिकॉज उसका जो एक्सचेंज रेट का प्राइस था, पहले हमें $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें $1 के लिए कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं, 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, पहले 50 था तो 20 ले रहे थे, अब 70 हो गया तो हम कितने लेंगे, 15 लेंगे। तो ये बात समझ में आई कि जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट है और डिमांड है, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। कि इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिक्रीज करेगी। उसका क्या कारण है, उसका कारण है कि अगर $1 पहले 50 में मिलता था, अब हमें 70 में मिलने लग गया, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। अब वो महंगा हो गया तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि हमारी जेब में इतना पैसा नहीं होगा, या हम किसी और की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा अब दूसरा आता है हमारे पास सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये तो देखा था हमने डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब हम देखेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि अदर थिंग रिमेनिंग, इसके अंदर भी बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि कोई भी मार्केट फोर्सेस इसको इफेक्ट नहीं करेगी। सिंपल हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की सप्लाई, फॉरेन एक्सचेंज का क्या देख रहे हैं, रेट देख रहे हैं, और उसकी क्या देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं। तो मान लो अगर $1 था 50 रुपीज का, तो ये नॉर्मल हमारे पास क्या था, सप्लाई कर्व था। $1 नॉर्मल क्या था, 50 का था, और उसकी सप्लाई कितनी थी, 40 थी। अब इसके अंदर हमने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर $1 70 का हो गया, तो जो अमेरिका होगा वो तो क्या करेगा, अपनी करेंसी को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको तो उसके डॉलर के बदले ज्यादा इंडियन करेंसी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये चीज समझ में आई। डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होगा कि हम वो डॉलर लेंगे। बट जो बंदा माल को सप्लाई कर रहा है, अगर उसकी चीज का रेट बढ़ गया, और उसकी वो तो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। पहले $1 जब 50 का था तो वो $40 मान लो सप्लाई कर रहा था, अब $1 70 का हो गया, तो ऑटोमेटिकली अपनी सप्लाई को अमेरिका क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि उसे ज्यादा इंडियन करेंसी मिल रही है $1 की बजाय। तो मतलब इसके अंदर क्या हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई का कौन सा रिलेशन है, इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन है।
कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो कौन सा रिलेशन आ गया इन दोनों का, इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशन शो होने लग गया हमें। चलो ये तो था हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है डिमांड, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतनी ही क्या हो, सब उस पर्टिकुलर रेट के ऊपर क्या आ जाए, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्ट्रक कर जाए। मान लो कि अगर हम 50, $1 कितने का था, 50 का था, और डिमांड कितनी थी हमारी, 40 थी। तो इस रेट के ऊपर जो कंट्री है वो भी लेने के लिए तैयार है, और जो कंट्री है वो सप्लाई करने के लिए भी तैयार है। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। बट अगर वो प्राइस बढ़ गया, 60 हो गया, या वो कम हो गया, फिर क्या होगा। देखो अब एक चीज ध्यान से देखनी है इसके अंदर कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहां पर आया था, एट 50 के अंदर, ठीक है। अब उसका प्राइस क्या हो गया, रेट क्या हो गया, उसका डॉलर का रेट क्या हो गया, $1.50 का था, अब $1 मान लो कितने का हो गया, 60 का हो गया, $1। तो डॉलर महंगा हो गया। हम क्या है, इंडिया है, तो हमें डॉलर की जरूरत है, तो हम अपनी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट जो अमेरिका होगा वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल कट गया। तो धीरे धीरे दोनों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कम करेंगे, या कुछ ना कुछ ये भी अपनी थोड़ी सी डिमांड को कम करेगा या बढ़ाएगा, और ये सप्लाई को कम करेगा, तब जाकर हमारे पास क्या आता है, एक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज आता है हमारे पास। ऐसे ही अगर डॉलर का रेट होगा, $1 कितना होगा, 40 का होगा। अगर $1 कितने का था, 40 का था हमारे पास, तो हम क्या कर रहे थे, हम डिमांड ज्यादा कर रहे थे, बट वो सप्लाई क्या करेंगे, वो नॉर्मली ही अपनी सप्लाई क्या कर रहे थे, कम सप्लाई कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि कंट्री को तो डॉलर के रेट कम मिल रहा है, तो अमेरिका कम सप्लाई करेगा, बट हमें सस्ते में मिल रहा है तो हम ज्यादा लेंगे। तो वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम रेट, इक्विलिब्रियम पे अभी दोनों स्ट्रक नहीं कर रहे थे, तो इक्विलिब्रियम पे स्ट्रक आने के लिए, करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, डॉलर का प्राइस 50 तक लाना पड़ा, कि जब वो 50 के ऊपर आए तो जितना अमेरिका सप्लाई करना चाहता था उतना ही इंडिया डिमांड कर रहा था। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इसके अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर 4 केसेस आते हैं हमारे पास। इस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारे पास 4 केसेस आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस आता है वो आता है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी, कि अगर करेंसी की डिमांड क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखो नॉर्मल सा डायग्राम के लिए देखना है हमने कि हमारा $1 कितने का था, 50 का था। नॉर्मल सी बात है, $1 50 का था, तो सिंपल 50 ये है रेट और ये है क्वांटिटी, तो 20 क्वांटिटी के ऊपर कर रहे थे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था हमारा ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हम $1 इक्वल टू 50 के ऊपर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर थे। अब क्वेश्चन ने बोला कि अगर बाय चांस डिमांड क्या हो गई, करेंसी की जो डॉलर की डिमांड थी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर डॉलर की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज होगी, बट सप्लाई तो उतनी ही है, सप्लाई तो जितनी थी उतनी ही रही है हमारे पास। डॉलर की क्या इंक्रीज होनी शुरू हो गई है, डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली इसका प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑटोमेटिकली इसका प्राइस भी क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और हमारा नया डिमांड का कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस ए पॉइंट से A1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले नॉर्मली हमारे पास क्या था, $1 50 का था, तो हमारे 50 था, तो नॉर्मली हमारी डिमांड कितनी थी और सप्लाई कितनी थी, नॉर्मली ये एक्सचेंज रेट इक्वल था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई,
ठीक है ना। एट ए पॉइंट के ऊपर डिमांड इज इक्वल टू क्या थी, सप्लाई थी। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर करेंसी की डिमांड इंक्रीज कर जाए, सिर्फ करेंसी की डिमांड इंक्रीज करिए, सप्लाई इंक्रीज नहीं करी है, तो करेंसी की अगर डिमांड इंक्रीज कर गई बट सप्लाई तो उतनी ही है, हमारे पास डिमांड ज्यादा आनी शुरू हो गई है उस चीज की, तो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, उसका क्या बढ़ाना पड़ेगा, हमें रेट बढ़ा देगा। दूसरी कंट्री बोलेगी कि हम तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर उसका क्या होगा, पहले जो डॉलर हमें 50 में मिलता था अब वो डॉलर महंगा हो जाएगा क्योंकि सप्लाई रोक रखी है उन्होंने। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहां पर आएगा, 60 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा कि जब फिर उनकी सप्लाई भी उन्हें उस हिसाब से क्या करनी पड़ेगी, एंड में आकर बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आकर क्या हो जाए, स्ट्रक हो जाए। तो जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ी तो अब 60 का रेट हो गया। अब बाहरली कंट्री भी सोच रही होगी कि भाई हमारा रेट बढ़ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो सप्लाई जाकर क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो देखो जब इंक्रीज डिमांड करेंसी की इंक्रीज हो जाए तो इससे हमारी इकोनॉमी को क्या इफेक्ट होगा, हमारी करेंसी को क्या इफेक्ट होगा, हमारी करेंसी क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। डेप्रिशिएट का मतलब है कि दूसरे की करेंसी से हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले $1 के लिए हमें 50 देने पड़ते थे, अब $1 के लिए हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 60। तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, गिरती जा रही है। जैसे जैसे हमारी इसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो मतलब पहले हम 50 रुपए में $1 ले लेते थे, अब हमें 60 रुपए देकर उस $1 को लेना पड़ रहा है। उसका कारण क्या है, जो हमारी करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई है। देखो डिमांड किस वजह से, डॉलर की डिमांड किस वजह से बढ़ेगी, हमें अगर कुछ इंपोर्ट करना होगा, अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हमें डॉलर चाहिए होंगे, और अगर हम डॉलर लेने जाएंगे बट वो तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग डॉलर होंगे वो हमें महंगे मिलेंगे। जैसे ही उनका रेट बढ़ा, जैसे ही वो महंगा होना शुरू हुआ, तभी वो सप्लाई भी अपनी क्या करनी शुरू कर देंगे, वो बढ़ाने शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें उन्हें दिख रहा होता है कि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है, सप्लाई भी वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जो सप्लाई बढ़ जाएगी, धीरे धीरे एक लेवल आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे, स्ट्रक हो जाएंगे। तो ये होती है हमारी इसके अंदर सारी कहानी। चलो, ये तो था हमारे पास पहला केस। अब दूसरा केस है हमारे पास, अगर डिमांड पहले तो इंक्रीज दिखा रखी है हमने कि करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंपैक्ट ऑफ, अब दिखाएंगे हम डिक्रीज, कि अगर डिमांड कम हो जाए। अच्छा, तो अब जो दूसरा केस था हमारे पास वो क्या था, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी, कि अगर फॉरेन करेंसी की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉरेन करेंसी की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो मान लो नॉर्मली हमारे पास क्या केस था कि 50 था और ये कितना था, मान लो 40 था। ये था हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, कि इस रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हम क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पे स्ट्रक कर रहे थे। अब क्या हो गया, पहले $1 कितने का था, 50 का था। अब उन्होंने बोला कि डिमांड करेंसी की डिक्रीज हो गई है। देखो सप्लाई तो उतनी रही, हमारे पास सप्लाई प्रॉपर है, बट उसकी डिमांड कम होगी, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि देखो अब हम इतना इंपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, या हमें उनके डॉलर की जरूरत नहीं होगी ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली वो अपने रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। कि $1 पहले 50 का था, अब जो $1 होगा वो कितने का होगा, 40 का रह जाएगा। तो $1 अब कितने का रह जाएगा, 40 का रहना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो डिमांड होगा वो कहाँ को आ जाएगा, डिमांड जो पहले ये थी, ये थी सप्लाई, तो ये नीचे को शिफ्ट कर जाएगी बैकवर्ड, यानी कि अब जो थी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्योंकि अच्छा, अगर डिमांड रेट कम हो गया, रेट कम हो गया तो उसकी ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी वाले जो होंगे या कंट्री वाले जो होंगे वो कम माल सप्लाई करेंगे अपना। तो नॉर्मली इस केस के अंदर क्या था कि जो डिमांड करेंसी की डिक्रीज हो जाएगी तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि सप्लाई तो प्रॉपर है, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो हम कम रेट के ऊपर हमें डॉलर मिलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सप्लाई प्रॉपर है, डिमांड कम हो गई। धीरे 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 इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर स्ट्रक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब कंट्री को $1 40 का देना पड़ेगा अमेरिका को, तो वो देगी, वो सप्लाई भी क्या कर देगी, अपनी कम कर देगी, तो सप्लाई क्वांटिटी भी क्या होनी शुरू हो जाएगी, उसकी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास दूसरा केस, केस 2, जिसके अंदर था इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी।
अब हमारे पास तीसरा केस आता है इम्पैक्ट ऑफ, अच्छा इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ करेंसी से होगा क्या, इससे होगा एप्रिसिएशन। पहले वाले केस से क्या था, डेप्रिसिएशन, इससे होगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, की हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तभी गवर्नमेंट बोलते हैं इंपोर्ट कम करो, क्योंकि इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारी करेंसी, हमें उनकी करेंसी की वैल्यू की कम जरूरत पड़ेगी, कम जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली $1 का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जो हमारी करेंसी की वैल्यू पहले $1.50 का लेना पड़ता था, अब हमें $1.40 का मिलना इजिली शुरू हो जाएगा। चलो उसके बाद जो हमारे पास केस था, थर्ड केस था हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा अगर सप्लाई बढ़ गई, अगर क्या हमारे पास इंक्रीज कर गई, सप्लाई इंक्रीज कर गई फॉरेन करेंसी की, तो नॉर्मली हमारे पास क्या रेट था, 50 थी, और $1 कितने का मिल रहा था हमें, 50 रुपए का $1 इजिली अवेलेबल था। चलो अब उन्होंने क्या बोला कि सप्लाई इंक्रीज कर गई, मतलब ये तो था एक्सचेंज रेट, ये थी सप्लाई, ये थी डिमांड, ठीक है। अब सप्लाई इसकी अगर इंक्रीज करेगी तो उससे होगा क्या कि $1.50 का मिल रहा था, नॉर्मली इतनी डिमांड थी, इतनी सप्लाई थी। अब हमारी डिमांड नहीं बढ़ी, हमारी क्या बढ़नी शुरू हो गई है, उनकी सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई है। उनकी जो है इकोनॉमी के अंदर क्या बढ़नी शुरू हो गई है, सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई है। तो मतलब जो अब $1 की वैल्यू क्या रह जाएगी, 40 रह जाएगी, क्योंकि डिमांड तो हमारी उतनी ही है। अब हमें और डॉलर वो भेजी जा रहे हैं, तो हम पहले $1.50 का लेते थे, अब हम बोलेंगे $1.40 का लेंगे, बिकॉज डिमांड तो उतनी है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो रेट उसका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो यहां पर क्या करेगा, स्ट्रक करेगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या करेगा, अगर स्ट्रक करेगा हमारा न्यू इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखो इस केस के अंदर क्या होगा कि सप्लाई जो है वो हमारी बढ़ गई फॉरेन करेंसी की, बट डिमांड उतनी रही। अगर किसी चीज की डिमांड उतनी रहेगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली उसका उस चीज के लिए ज्यादा पैसा देंगे, कम देंगे, कम देंगे। तो $1 जो था वो कितने का रह जाएगा, 40 का रह जाएगा। तो ठीक है भाई, कम डॉलर कम 40 का रह गया, तो ऑटोमेटिकली हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, पहले 40 ले रहे थे, अब उसको क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, 50 कर देंगे अपनी डिमांड को, कि डॉलर का प्राइस कम हो गया, हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया। तो ये था हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम केस। और थर्ड केस था ये हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा इसका इम्पैक्ट से क्या होगा, हमारी डॉलर, हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत हो रही है, तो ये क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ आ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ आ करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है। चलो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट केस आएगा वो आएगा इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। तो लास्ट केस होगा केस नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नॉर्मली हमारे पास 50 था ये, और उसकी डिमांड कितनी थी, 40 थी। $1 कितने का था, 50 का था, उसकी डिमांड कितनी थी, 40 थी। अब उन्होंने बोला, ये था हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब उन्होंने बोला कि भाई सप्लाई जो थी फॉरेन करेंसी की कम हो गई, अब डिमांड पूरी है हमारी बट सप्लाई कम हो गई। अगर सप्लाई कम हो जाएगी किसी चीज की बट डिमांड तो उतनी रहेगी मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली जो उतनी सी सप्लाई बची है उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमारा प्राइस क्या हो जाएंगी, चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर डॉलर का प्राइस, $1 का प्राइस 60 हो गया, तो हमने पढ़ा था कि डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो कितनी रह जाएगी, 30 रह जाएगी हमारे पास, और सप्लाई इधर शिफ्ट कर जाएगी। ये आ जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम। तो देखो ध्यान से देखो इस कंसेप्ट को भी, उन्होंने नॉर्मली हमारे पास इक्विलिब्रियम रेट था 50 का, जहां पर हम इक्विलिब्रियम पे क्या करते थे, स्ट्रक करते थे। अब उन्होंने बोला कि सप्लाई कम हो गई,
डॉलर की सप्लाई कम हो गई। डॉलर की सप्लाई कम होने से होगा क्या, सबसे पहले उसका इफेक्ट देंगे कि डॉलर की सप्लाई कम होने से क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज सप्लाई कम हुई तो मतलब जो हमारे पास डिमांड थी वो तो उतनी ही थी, उसकी सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेट हमें ज्यादा महंगा बेचना पड़ेगा। अब अगर हमें ज्यादा खरीदना पड़ रहा है, हमें ज्यादा रेट देना पड़ रहा है उसका, तो हम उसकी डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, उसकी डिमांड कम करेंगे। तो ये था हमारे पास, हमने क्या कर दी, उसकी डिमांड कम कर दी और उसके ऊपर नया एक केस स्ट्रक कर दिया। तो ये था हमारे पास इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, $1.50 का था अब $1.60 का हो गया, तो इससे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डेप्रीशिएट होनी शुरू हो जाएगी हमारी करेंसी की वैल्यू। तो ये हमारे पास थे 4 केसेस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक और केस आता है हमारे पास, अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे हम अगर इंपैक्ट ले रहे हैं, इंपैक्ट ऑफ डिमांड, अगर डिमांड का इंपैक्ट ले रहे हैं तो नीचे क्या लेंगे, हम सप्लाई लेंगे। अगर हम इंपैक्ट ऑफ सप्लाई ले रहे हैं तो नीचे हम क्या लेंगे, उसकी डिमांड लेंगे। अगर हम ऊपर देखो, ध्यान से देखो उसके अंदर कि अगर हम, तो हमारे पास क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ डिमांड। तो अगर इंपैक्ट ऑफ डिमांड लेंगे तो हम नीचे उसका क्या लेंगे, सप्लाई लेंगे। और अगर इंपैक्ट ऑफ सप्लाई लेंगे, अगर सप्लाई बढ़ रही है या सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो इधर नीचे क्या लेंगे, डिमांड, और इधर क्या लेंगे, रेट। और अगर इंपैक्ट ऑफ डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो इधर लेंगे रेट, और नीचे किसके बारे में बात करेंगे, सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो ये था हमारे पास, ये चारों केसेस थे, इसके ये थोड़े से बेसिक पॉइंट थे जो तुम्हें याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है इस टॉपिक के अंदर, वो आती है हमारे पास डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो, डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी हमने सीख लिया है कि डेप्रीशिएट का मतलब क्या है, कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू, देखो डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी ये कब होगी, जब हम $1.50 का था, $1 कितने का हो गया, 60 का हो गया। ये हमने तो नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस की वजह से, या डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई है, कुछ भी किसी भी कारण से ये हो सकती है। तो जो डेप्रीसिएशन होगी करेंसी की, वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो किसके द्वारा होगी, फ्री मार्केट फोर्सेस या डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, वो नेचुरली होगी। सरकार का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होगा डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी के अंदर। बट इसके बिल्कुल उलट, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट जो होगी वो जानबूझकर, इंटेंशनली अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करेगी, कम करेगी, जानबूझकर। अगर $1.50 का था तो अब गवर्नमेंट बोलेगी कि $1 हम कितने का लेंगे, 60, $1 के लिए 60 रुपए देने के लिए क्या है, तैयार है। दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो, सरकार का इसको डीवैल्यूएट करने का पीछे बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो ध्यान से देखना इसके अंदर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा। देखो, पहले क्या था, अगर मान लो हम एक कोई भी सामान फॉरेन अमेरिका के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $100 का सामान हमने बाहर एक्सपोर्ट किया, तो उसके बदले में हमें कितने, अगर पहले रेट के हिसाब से कितने पैसे मिलते, 5,000 रुपए मिलते। अब हम सेम उसी सामान को, $100 के सामान को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, डीवैल्यूएट होगी। गवर्नमेंट बोलती है $1 की वैल्यू कितनी है, 60 रुपए, तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, हमें 60 रुपए के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना पैसा आएगा, 6000 आएगा। और एक्सपोर्ट का तो समझ में आया, अगर करेंसी की वैल्यू कम करेगी गवर्नमेंट तो उससे एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कि पहले अगर मैं मान लो कोई भी ये पेन बेच रहा था बाहर अमेरिका के अंदर, ये $100 का था, मेरे को ये $1 कितने का था, 50 का था, तो मेरे को 5,000 रुपए नॉर्मली मिल जा रहे थे। बट अब सरकार ने $1 की वैल्यू कितनी कर दी है, डीवैल्यूएट कर दी है, करेंसी की वैल्यू कम कर दी है। तो अब मेरे को $100 के कितने मिलेंगे, पेन तो सेम है, बट मेरे को पहले 5,000 मिल रहे थे, अब मेरे को कितने मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा माल क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट की प्रमोशन होगी तो इंपोर्ट का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट क्या होगा,
कम होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर से अमेरिका से अब कोई चीज मंगाएंगे, तो मान लो मैंने $200 का ये पेन मंगाया, पहले मेरे को इस पेन को लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ते थे? 10,000। अब जो नए रेट के हिसाब से मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैं इंपोर्ट कम कर दूंगा और एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरे को 5 की बजाय 6 मिलेंगे, बट अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को पहले 10 देना पड़ रहा था, अब मेरे को उसी चीज का कितना पैसा देना पड़ रहा है? 12,000 देना पड़ रहा है। तो डीवैल्यूएशन, अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद कम करने से सरकार को ये बेनिफिट्स होंगे। एक्सपोर्ट की प्रमोशन होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, और सरकार की करेंसी मार्केट के अंदर ज्यादा फैलेगी, ठीक है ना। तो ये चीजें, ये फायदे, बेनिफिट्स सरकार को इसके होंगे। तो इस वजह से सरकार क्या करती है? जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यूएट, कम करती है। पर डेप्रिसिएशन के अंदर क्या होता है? डेप्रिसिएशन के अंदर जो सरकार जानबूझकर नहीं करेगी, ये ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या होगा। डेप्रिसिएशन जो होगी वो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस की वजह से होगी, बट डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किसकी वजह से होगी? गवर्नमेंट की वजह से होगी। गवर्नमेंट जानबूझकर इसको क्या करेगी? इसकी वैल्यू को कम करके दिखाएगी। चलो, इसके बाद जो हमारे पास होता है डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन। देखो, डीवैल्यूएशन मतलब वैल्यू को कम करना, रीवैल्यूएशन मतलब वैल्यू को क्या करना? बढ़ाना। $1.50 था, $1 कितना हो गया? 40। एप्रिसिएशन का मतलब भी यही है, वैल्यू को बढ़ाना। बट एप्रिसिएशन के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। ये किसके द्वारा होगा? मार्केट फोर्सेस के द्वारा, कि प्राइस बढ़ गया या सप्लाई बढ़ गई या डिमांड कम हो गई, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का कंट्रोल एप्रिसिएशन के अंदर नहीं होगा। बट इन रीवैल्यूएशन सरकार ये जानबूझकर डेलिबरेटली अपनी करेंसी को क्या करती है? रीवैल्यूएट करेगी, कि पहले $1.50 का था, अब $1 कितने का आ गया? 40 का हो गया। देखो, इसके सरकार को फायदे बहुत कम होते हैं रीवैल्यूएट करने के, बट इससे क्या होता है कि हमारी जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है हमारे डॉलर की, इंटरनेशनली वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। लोग हमारे पास इन्वेस्ट करना ज्यादा चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाती है हमारी करेंसी की, कि अब हमें उन्हें फॉरेन से पैसा आ सकता है ज्यादा। तो बेसिकली ये इसके फायदे होते हैं रीवैल्यूएशन के। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट था, बट मेन कंसेप्ट था हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अगला टॉपिक जो होगा वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।